हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर होंगे। जैसे कि आज है 26 मई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, मैं उन सभी क्वेश्चनों को लेके आई हूँ। ओके, सो ये लेक्चर आप सभी को डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे मैं अपलोड कर देती हूँ। सो आप सभी को मॉर्निंग में सुबह 6 बजे ये वीडियो आप सभी को मिल जाती है। एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये लेक्चर सफिशिएंट होता है। इसी लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं डे ऑफ द वर्ड, एंड ये लेक्चर आप सभी को बाइलिंगुअल मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मेरे न्यू वीडियोज आए वो आप तक पहुंच जाए। सो प्लीज आप सभी से मैं कहना चाहूंगी कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हम बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है जो हम सभी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एंड आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जय हिंद जय भारत, क्योंकि हम इसी के साथ अपने विचार के साथ, क्योंकि हमारा प्यारा भारत है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, जय हिंद जय भारत बोलते हैं। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं सेशन। एंड थॉट ऑफ द डे है गाइज आज का, जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होता तब तक आप भगवान पर भरोसा नहीं कर सकते। यानी सबसे पहले आपको अपने ऊपर ही भरोसा करना होगा, वरना अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते, तो भगवान पर भी भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि पहले खुद पर भरोसा रखो, और तब भी आप किसी भी काम को कर सकते हो। सो अब स्टार्ट करते हैं सेशन। आप सभी के लिए हम लेके आए हैं आज का लेक्चर, जो कि है 26 मई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस आप सभी के सामने है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय मंडल दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज इंडियन कॉमनवेल्थ डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस को हम सभी ने मिलकर मनाया है। तो ये कब मनाया है, ये इंपॉर्टेंट डेट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा गाइज यहाँ पे। यानी 24 मई को हम सभी सेलिब्रेट करते हैं इंडियन कॉमनवेल्थ डे के रूप में। सो इसी के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय मंडल दिवस जो है वो मनाया जाता है 24 मई को, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, एवरी ईयर। एंड राष्ट्रीय मंडल दिवस एक वैश्विक उत्सव है जो आमतौर पर 13 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन भारत और कुछ अन्य देश जो है इसे 24 मई को ही मनाते हैं। वैसे बात की जाए तो राष्ट्रीय मंडल दिवस जो है वो वैश्विक उत्सव है, और ये सभी यानी कि भारत और भारत जैसे कुछ अन्य देशों को छोड़कर इसे अन्य जो देश हैं वो 13 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन भारत और भारत के साथ कुछ अन्य देश हैं वो सिर्फ 24 मई को ही मनाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय मंडल दिवस भारत मनाता है, वहीं राष्ट्रीय मंडल दिवस अन्य देश मनाते हैं। अब बात कर लीजिए यहाँ पे थीम के बारे में। तो राष्ट्रीय मंडल दिवस 2023 की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी डे की जो होता है जो डे होते हैं उन सभी के थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे है राष्ट्रीय मंडल दिवस 2023 की थीम की बात करें तो थीम है आप सभी के सामने, फोर्जिंग ए सस्टेनेबल एंड पीपल्स कॉमन फ्यूचर। तो ये थीम को आपको याद रखना होगा, फोर्जिंग ए सस्टेनेबल एंड पीपल्स कॉमन फ्यूचर। ये इस साल की थीम रखी गई है राष्ट्रीय मंडल दिवस 2023 की। और बात करें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की, तो 2023 में राष्ट्रीय मंडल दिवस का लक्ष्य क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट होता है सभी के लिए। तो लक्ष्य जो रखा गया है, टारगेट, वो टारगेट है साझा मानवता की भावना और एकजुटता को बढ़ावा देना। ये इस साल का लक्ष्य रखा गया है राष्ट्रीय मंडल द्वारा। और इस अवसर का उद्देश्य है राष्ट्रमंडल के 2.5 अरब नागरिकों को उनके साझा मूल्य और सिद्धांतों को पहचानने के लिए एक साथ लाना। और साथ ही बात करें अगर राष्ट्रीय मंडल दिवस में 54 राष्ट्रीय मंडल देशों की उपलब्धियों को समझने और उन्हें स्वीकार करने का अवसर प्रदान करता है। फोकस क्षेत्रों में फोकस की बात करें तो किन किन क्षेत्रों में फोकस रखा जाएगा? तो जलवायु परिवर्तन को संबंधित करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना भी शामिल किया गया है। तो आप सभी को याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय मंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को मनाया जाता है। और इस साल की थीम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को ये भी याद रखना है, तो फोर्जिंग ए सस्टेनेबल एंड पीपल्स कॉमन फ्यूचर। ओके, सो यहाँ पे हम करते हैं इसे कंप्लीट एंड बात करेंगे अब राष्ट्रीय मंडल दिवस का इतिहास। तो इसकी शुरुआत की बात की जाए तो राष्ट्रीय मंडल दिवस की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई है 1992 में, यानी 22 जनवरी 1992 को इसकी शुरुआत कर दी गई थी। 1901 में महारानी विक्टोरिया का निधन के बाद सम्मान देने के लिए
इसे स्थापित किया गया था कि राष्ट्रीय मंडल दिवस को मनाया जाएगा दिवस के रूप में। तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो 22 जनवरी 1902 को पहली बार मनाया गया था। एंड राष्ट्रीय मंडल दिवस का पहला स्मरण उत्सव 24 मई 1902 में महारानी विक्टोरिया के जन्म अवसर पर मनाया गया था। तो 24 मई 1992 को महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन के अवसर पर मनाया गया था। 16 मई बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो 1916 में राष्ट्रीय मंडल दिवस को वार्षिक उत्सव के रूप में आधिकारिक मान्यता मिल गई थी कि अब इस उत्सव को राष्ट्रीय मंडल दिवस को अब वार्षिक यानी एनुअल फंक्शन के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। और 1958 में प्रधानमंत्री पेन का कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, प्रधानमंत्री हेरोल्ड मैकमिलन ने इस योजना का नाम बदलकर एम्पायर डे से कॉमनवेल्थ डे कर दिया था। तो आपको याद रखना होगा कॉमनवेल्थ डे का नाम किसने चेंज किया था। तो ईयर जो था इसका 1958 था। प्रधानमंत्री थे हेरोल्ड मैकमिलन, जिन्होंने एम्पायर डे से नाम बदलकर कॉमनवेल्थ डे नाम कर दिया था। ओके, अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। हाल ही में किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है या चुन लिया गया है। तो रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो बास्केटबॉल के प्रेसिडेंट कौन बने हैं अभी हाल ही में, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस सेकंड क्वेश्चन का गाइस करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर के गोविंद राज को प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन इलेक्ट किया गया है। तो जिन्हें आप इस इमेज में देख रहे हैं सो इन्हीं का नाम है डॉक्टर के गोविंदराज, जिन्हें अभी हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सो डॉक्टर के गोविंदराज को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। वह कांग्रेस MLC और अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ यानी FIBA एशिया के अध्यक्ष हैं और कर्नाटक ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के पद पर निहित हैं अभी। डॉक्टर गोविंदराज पहले भारतीय हैं जिन्होंने सर्वसम्मति से FIBA यानी अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ एशिया के अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया है। FIBA एशिया कांग्रेस में नामांकन की पुष्टि की गई है, जिससे डॉक्टर गोविंद राज एशिया में अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, जिसमें 44 देश जो हैं शामिल हैं। इससे पहले बात करें तो कौन थे, तो कतर के शेख साउद अली अल थानी का स्थान लिया है, जिन्होंने 2002 से लगातार 4 बार FIBA एशिया के प्रमुख के रूप में कार्य किया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि डॉक्टर गोविंदराज ने किनका स्थान लिया है, तो कतर के शेख साउद अली अल थानी का स्थान लिया है, जो कि 2002 से लेकर लगातार 4 बार एशिया यानी कि FIBA के प्रमुख के रूप में रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है गाइस, तो आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जरा अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ के बारे में। यह विश्व भर में बास्केटबॉल को नियंत्रण करने वाले राष्ट्रीय संगठनों का एक संघ है। यह बास्केटबॉल के नियमों को परिभाषित करता है और विभिन्न देशों और प्रतियोगिताओं में स्थिरता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ यह FIBA बास्केटबॉल विश्व कप और ओलंपिक बास्केटबॉल टूर्नामेंट जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का भी आयोजन अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ ही कराता है। और इसमें 212 राष्ट्रीय महासंघ शामिल हैं, जो 5 क्षेत्रों में संगठित हैं, जैसे कि अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओनेशिया। तो 5 क्षेत्रों में भी इसके संगठन हैं, जो कहाँ है, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओनेशिया। इनकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई थी 18 जून 1932 को। तो इसकी आपको इस्टेब्लिशमेंट का डे याद रखना होगा। तो 18 जून 1932 को इसकी स्थापना कर दी गई थी अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ की। मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, माइस। और इसके अध्यक्ष कौन है, हामेन नियांग है। तो हामेन नियांग इसके अध्यक्ष है। तो इन सभी बातों को आप याद रखिएगा। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है थर्ड। हाल ही में किसे भारतीय सेना का नया MGS नियुक्त किया गया है।
who has recently been appointed as a new MGS of the Indian Army। तो इंडियन आर्मी के न्यू MGS कौन बने हैं? सो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस ऑप्शन सी, यानी कि अमरदीप सिंह ओजेला। तो इन्हें ही नियुक्त किया गया है, इंडिया के न्यू है MGS, जो कि इंडियन आर्मी से रिलेटेड है। एंड अब बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल है अमरदीप सिंह ओजेला, जो कि भारतीय नौसेना भारतीय सेना का नया मास्टर जनरल सस्टेनेस्ट नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया गया है। सेना के अधिकारियों ने बताया है कि MGS अमरदीप सिंह औजेला सेना प्रमुख के 8 अहम स्टाफ अधिकारियों में से एक होंगे। वहीं अमर सिंह औजेला की बात की जाए तो ये राजपूताना राइफल रेजिमेंट में कमीशन, और औजेला की बात की जाए तो इन्होंने राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट को दिसंबर 1987 में सेना में शामिल हुए थे। सो इतनी सी बात आपको याद रखना है। तो MGS कौन बने हैं न्यू? तो भारतीय सेना के अमरदीप सिंह औजेला को बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने 4। हाल ही में प्रवासन गतिशीलता साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? इंडिया हैज साइन अग्रीमेंट विद विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ माइग्रेशन, मोबिलिटी, पार्टनरशिप एंड ग्रीन हाइड्रोजन। तो हाल ही में अभी भारत ने किस देश के साथ प्रवासन गतिशीलता साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन ए इस करेक्ट होगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जो है ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गए थे, तो वहां पे उन्होंने MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ MOU पे उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, सिग्नेचर किए हैं, और इसी से बातें को अब इन्हीं सभी बातों को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो बात की जाए यहाँ पे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत होते संबंधों को उजागर करते हुए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में दोनों देशों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी के साथ ग्रीन हाउस हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना पर महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। सिडनी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके यानी ऑस्ट्रेलियाई समक्ष के वहां के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है एंथनी एल्बनीज के बीच द्विपक्षीय बैठक के बाद समझौता ज्ञापन यानी MOU के आदान प्रदान किया गया है। ओके, तो इन सभी बातों को याद रखिएगा। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 5th है। गनीमत शेख ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो हु वॉन द ISSF वर्ल्ड कप द गनीमत सुकून। तो ISSF में गनीमत शेखों ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीत लिया है गाइज, बात करें अगर तो इन्होंने जीता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि इन्होंने जो मेडल जीता है वो सिल्वर है। सो अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर इमेज में आप देख सकते हैं इन्हीं का नाम है गनमीत सिखो, और भारत की भारत में पहली बार अल्माटी कजाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में महिला स्किट में दो वरिष्ठ व्यक्तिगत पदक जीते हैं, जो कि गनमीत सिखो है, इन्होंने रजत जीता है, और उनका अब तक का दूसरा व्यक्तिगत विश्व कप पदक है, जो कि गनीमत सिखो ने रजत पदक जीत लिया है। और बात करें वहीं दर्शना राठौर को, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है, यह उनका पहला प्रदर्शन था। तो याद रखिएगा इन सभी बातों को। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6th है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किस राज्य में शुरू हुआ है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट? तो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस यूपी यानी उत्तर प्रदेश, हमारा प्यारा राज्य यानी उत्तर प्रदेश। ओके, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत 23 मई को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में कबड्डी इवेंट के साथ आरंभ हो चुका है। कबड्डी प्रतियोगिता में विभिन्न विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधि करने वाली 15 टीमें भाग लेंगी। वहीं मैच गौतम बुद्ध नगर जिले के शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम में प्रारंभ होगा यानी हो चुका है। एंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आधिकारिक उद्घाटन समारोह 25 मई को लखनऊ में होगा, यह 3 जून तक चलेगा। तो 25 मई से यह शुरुआत होने वाली है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की, और 3 जून तक यह चलेगा।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है 4 शहरों में आयोजित किए जाएंगे, जो कि है गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ एंड गोरखपुर और वाराणसी। इन 4 शहरों में आयोजित किया जाएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलों का समापन समारोह वाराणसी में होगा, इस बात को भी याद रखिएगा। स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना है कि खेलो इंडिया गेम यूनिवर्सिटी गेम की जो शुरुआत है वो 25 मई से लखनऊ में शुरुआत हो गई है, जो कि गौतम बुद्ध नगर में, और समापन समारोह कहाँ होगा? वाराणसी में होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दौरान वाराणसी में कुश्ती और योगासन के कार्यक्रम को भी आयोजित किया गया है। कुश्ती स्पर्धा में कुल 240 खिलाड़ी भाग लेंगे, जबकि योगासन स्पर्धा में 96 यानी 96 खिलाड़ी ही शामिल होंगे। केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा। अब यहाँ डिस्कस करते हैं अपने प्यारे उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश जो है भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक राज्य है, जिसकी आबादी की बात करें तो 240 मिलियन से अधिक है, यानी 240 मिलियन से अधिक है, जो इसे भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बनाने के साथ साथ दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला उपखंड भी बनाता है। ओके, राज्य को आधिकारिक तौर पर 1950 में स्थापित किया गया था। मुख्यमंत्री की बात करें तो आई होप आप सभी को पता होगा, जो भी यूपी से बिलोंग करते होंगे, तो योगी आदित्यनाथ हैं। एंड राजधानी लखनऊ है हमारी। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। राज्यसभा की सीट की बात कर लेते हैं तो राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31, 31 है। लोकसभा की सीटें 80 हैं। ओके, तो उत्तर प्रदेश के बारे में इन सभी बातों को याद रखना है। एंड अब डिस्कस कर लेते हैं 7th क्वेश्चन को। भारत ने किस देश को 20 से अधिक ब्रॉड गेज लोकोमोटिव डीजल इंजन सौंपे हैं? इंडिया हैज द हैंडओवर मोर देन 20 ब्रांड गेज लोकोमोटिव डीजल इंजन टू विच कंट्री? तो बांग्लादेश हमारे पड़ोसी देश है। बांग्लादेश को हमने यह 20 से अधिक ब्रांड गेज लोकोविट डीजल इंजन सौंपा है। तो इस पर्टिकुलर इमेज में आप देख सकते हैं इसे। एंड डिस्कस कर लेते हैं इसी के बारे में। तो भारत सरकार से अनुदान सहायता के अंतर्गत 20 से अधिक के अंतर्गत ब्रॉड गेज डीजल इंजन बांग्लादेश को सौंप दिए हैं। यह इंजन बांग्लादेश में यात्री की बड़ी संख्या और मालगाड़ी से संचालन को संभालने में मदद करेगी। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भारत ने 20 ब्रांड गेज यानी बीजी इंजन को बांग्लादेश को सौंपे हैं। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने रेल भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से इन इंजनों को मंगलवार यानी 23 मई को मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान को रवाना किए हैं। तो मोहम्मद नूरुल इस्लाम जो हैं ये बांग्लादेश के रेल मंत्री हैं। इन्होंने भी वर्चुअल माध्यम से इस समारोह में शामिल हुए थे ये भी। ओके, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है 8th क्वेश्चन। हाल ही में त्रिपुरा राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड मैनेजर, नहीं ब्रांड एम्बेसडर। ओके, यहाँ पे इसे इग्नोर करिएगा। तो आप यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा स्टेट टूरिज्म, तो कौन बने हैं? पर्टिकुलर इमेज को देख के समझ गए होंगे गाइस। तो ये कौन है? इनका नाम है सौरभ गांगुली। एंड ये पूर्व भारतीय खिलाड़ी रह चुके हैं, जो जिनका नाम है सौरभ गांगुली। इन्हीं को बनाया गया है त्रिपुरा राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, एंड डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान है, जो कि बीसीसीआई के पूर्व प्रमुख सौरभ गांगुली, जिन्हें त्रिपुरा टूरिज्म त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया। यहाँ पे टी एंड टू दोनों सेम हो रहा था ना, इसलिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। एंड अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 9th। हाल ही में किस मंत्री ने 2 हिंदी पुरस्कारों को समाप्त करने की घोषणा कर दी है? तो विच मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड द अबॉलिश 2 हिंदी अवार्ड्स? तो 2 हिंदी अवार्ड्स को अब समाप्त करने की बात की गई है। तो किस मंत्रालय ने ये बात कही है? तो ये किस मंत्रालय की बात है? तो शिक्षा मंत्रालय ने इस बात को कही है कि शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 हिंदी पुरस्कारों को समाप्त कर दिया गया है। एंड केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि इन्होंने शिक्षा पुरस्कार और हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कारों को बंद करने का फैसला कर लिया है। हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा पुरस्कार शुरू किया गया था। गैर हिंदी भाषी
क्षेत्रों के लेखकों द्वारा हिंदी में लेखन को बढ़ावा देने के लिए हिंदीतर भाषा हिंदी लेखक पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इस पुरस्कार के तहत हर साल 1 लाख रुपए और 19 पुरस्कार दिए जाते थे। तो इन बातों को याद रखिएगा। किसके द्वारा बंद किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा बंद किया गया। तो शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने शिक्षा पुरस्कार और हिंदी भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार को बंद करने का फैसला कर लिया है। ओके, एंड आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है जो कि 10 है। हाल ही में भारत के ताइक्वांडो के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ताइक्वांडो। इंडिया ताइक्वांडो के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो उनका नाम है नामदेव। उनका नाम ही है नामदेव सिरगावकर। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा गाइस। एंड नामदेव सिरगावकर को 23 मई को भारत ताइक्वांडो के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। महाराष्ट्र के हैं नामदेव सिरगावकर को कार्यकारी समिति के चुनाव में भारत के ताइक्वांडो के निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया है। ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट रखने वाले सिरगावकर महाराष्ट्र ओलंपिक संघ यानी MOK महासचिव भी हैं। वहीं इन्होंने भारत ताइक्वांडो के प्रमुख के रूप में निर्विरोध चुना गया है। तो ताइक्वांडो के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो नामदेव सिरगावकर को 23 मई को चुन लिया गया है। ओके, एंड अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे अपने फेवरेट सेशन जो कि है डे ऑफ द वर्ड। एंड डे ऑफ द वर्ड की बात करूं मैं यहाँ पे, सो गाइस तो क्या है? कैजुअलिटी का मीनिंग होता है दुर्घटना। कैजुअलिटी का मीनिंग होगा दुर्घटना। ओके, तो इसी वर्ड के ऊपर आप सभी को एक सेंटेंस बनाना होगा। सेंटेंस फॉर्म कीजिएगा एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आप सभी के लिए आप पूरी वीडियो को देखा कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बड़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को बनाना होता है गाइज। सो प्लीज एक लाइक आपका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड टेक केयर गाइज। आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। बाय बाय गाइज।